प्रस्तुत करता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, आज है 16 दिसंबर, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के समर्थन में उतरे कई देश। यूएनएससी में विदेश मंत्री बोले, यूएनएससी में सुधार के मोर्चे पर नहीं हुआ है काम। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण, आखिर क्यों भारत की परमानेंट मेंबरशिप के विरोध में है चीन। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 5वीं बार चर्चा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने अगले साल भारत आ सकते हैं पुतिन। झड़प के बाद भारतीय सेना के नियंत्रण में है तवांग। पूर्वी कमान के कमांडर बोले, पीएलए ने लांघी थी एलएसी, हमने उन्हें रोक कर दिया करारा जवाब। और खराब ग्लोबल संकेतों से लुढ़का बाजार। निफ्टी करीब 150 अंक टूटकर 18,250 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स 450 अंक फिसला। दिखाते हैं आपको दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद सदन में हंगामा मचा हुआ है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार में दारू पीकर मरने वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा नहीं देगी। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर कोई शराब पीकर मर जाता है तो उसके प्रति दया नहीं रखनी चाहिए। आपको बताएं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। 100 दिन में भारत जोड़ो यात्रा 8 राज्यों से होकर गुजरी है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। 8 राज्यों से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस ने 42 जिलों में 2800 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस को इस पदयात्रा से कितना सियासी लाभ मिलता है। ये आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। पिछले महीने मंगलुरु में हुए ऑटो ब्लास्ट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कल बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसका आज सीएम बम्मई ने जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वो आतंकवादियों के पक्ष में है या देश की सेवा करने वाले देशभक्तों के पक्ष में। साथ ही सीएम बम्मई ने कहा कि इस तरह के बयानों से देश और पुलिस का मनोबल गिरता है। फिलहाल एएनआई इस मामले की जांच में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सामान की जांच के लिए एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ाने से भीड़ कम करने में काफी मदद मिली है। यहां एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है, तो प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने जैसे उपाय किए गए हैं, जिससे काफी हद तक यात्रियों को हो रही भीड़ की समस्या से निजात दिलाया गया है। बीते सोमवार की बात करें तो खुद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया ने शिकायतों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को शनिवार तक के लिए पेंडिंग रखा है। अब इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने बेटी के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। इस मामले में कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुन्नाफ पटेल से नोएडा जिला प्रशासन ने 52 लाख रुपए की वसूली की है।
इतना ही नहीं, उनके 2 बैंक खातों को सीज भी किया गया है। यूपी रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र यानी आरसी के आधार पर पटेल के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। आपको बताएं कि मुनाफ पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। यूपी रेरा ने मुनाफ पटेल की कंपनी द्वारा निवेशकों की रकम नहीं लौटाने के आरोप पर यह एक्शन लिया। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साथ ही अन्य प्रमुख क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक बार फिर से दोहराया कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है। साथ ही दोनों नेता नियमित रूप से संपर्क में रहने को लेकर भी सहमत हुए। और खबर यह है कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को G20 में भारत की वर्तमान अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और इसकी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। एक और बड़ी खबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर भारतीय सेना की तरफ से एक और औपचारिक बयान सामने आया है। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि मामले को सुलझा लिया गया है और किसी भी अफवाह पर यकीन न किया जाए। 6 भारतीय जवान झड़प में घायल हुए हैं, लेकिन अब झड़प की जगह से चीन और भारत दोनों के सैनिक पीछे हट गए हैं। वहां सब कुछ सामान्य हो चुका है। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue. आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और लगातार दूसरे दिन बाजार पर दबाव नजर आया। दिन भर उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखा गया। सेंसेक्स 461 अंक फिसलकर 61,337 पर बंद हुआ, तो निफ्टी में दिखी 145 अंकों की गिरावट और ये 18,259 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। अमेरिका में गुरुवार को कारोबार ठंडा हुआ, जिसके चलते भारतीय बाजार भी कमजोर रहे। निफ्टी गिरावट के साथ खुला था, दिन में रिकवरी भी आई थी और एक वक्त हरे निशान में भी आया था, लेकिन दोपहर फिर दबाव बना और आखिर में निफ्टी 146 अंक गिरकर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 278 अंकों की गिरावट हमने देखी और ये 43,219 के लेवल पर जाकर क्लोज हुआ। मार्केट में आज का एक्शन और अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। कुशल, बाजार में आज भी दबाव था, गिरावट के साथ हमने देखा क्लोजिंग हुई। बड़ी वजहें क्या रही हैं और कहां पर सबसे ज्यादा आज हलचल देखी गई है, किन सेक्टर्स में? जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि लगातार ऐसा दूसरा दिन था जब बाजारों में आपको भारी बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी में आप देखिए यहाँ पर बहुत ही भारी गिरावट थी, करीबन 150 अंकों की, और साथ ही बैंक निफ्टी भी लगभग 300 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स पर भी आज दबाव देखने को मिला, जहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पर आपको लगभग 1.7% और 0.65% की गिरावट भी आती हुई नजर आई। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज, M&M और SBI
SBI टॉप लूजर्स रहे, जहां पर 2 से 3% तक की गिरावट थी। वहीं निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स में 1% की तेजी रही। HDFC बैंक भी आज रिलेटिवली अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया अन्य बैंकों के मुकाबले। जहां तक स्टॉक्स इन फोकस की बात है, GMM फॉडलर यहां पर ब्लॉक डील होने से असर होता हुआ दिखा, करीबन 15% का फॉल आता हुआ दिख रहा था। और कहीं ना कहीं जो मिड कैप स्पेस में पॉलीकैब इंडिया है, वहां पर आज खासा दबाव था, 7.5% तक की गिरावट रही थी। हालांकि फर्टिलाइजर स्पेस आज भी काफ़ी ज़्यादा गुलजार रहा और बेहतरीन तेज़ी कल के दिन में भी हुई थी और आज भी फैक्ट में आपको आती हुई नजर आई। लगभग 20% के इंट्राडे अप मूव्स इसने दिखाए। EPL यहाँ पर भी पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा था, तो उसका रिएक्शन आज आपको 13% की स्ट्रांग तेज़ी में कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आया। जहाँ तक टॉप लूजर्स की बात है, यहाँ पर मेडप्लस हेल्थ, यूनियन बैंक और PNB हाउसिंग जैसे स्टॉक्स शामिल थे, जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आज दबाव देखने को मिल रहा था। इन कल के जो स्टार परफॉर्मर्स थे आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। और टॉप गेनर्स में कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर आप देखिए ऑलमोस्ट 125 के लेवल्स भी आज के सत्र में क्रॉस होते हुए दिख रहे थे। 5.5% की दमदार तेजी रही। साथ ही स्टरलाइट टेक भी अपने गेन्स होल्ड करता हुआ दिखा 4.5% की तेजी के साथ। तो लार्जली कुछ एक चुनिंदा शेयरों में तेजी थी, बट ओवरऑल जिस तरह से फ्रंटलाइन मार्केट्स रहे थे वहां पर काफ़ी दबाव देखने को मिला। अब यही देखना है कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जब नेक्स्ट वीक हम लौटते हैं तो वहां पर किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते हैं वीकेंड के बाद। चलिए, तो कुशल से हमने समझा बाजार का हाल। आइए अब देखते हैं आज की एक और कवर स्टोरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। हाल ही में UNSC में सुधार को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने सुधार को लेकर अपने विचार रखे। इस मीटिंग के दौरान एक बार फिर से भारत की परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा भी उठा। सबसे पहले बताते हैं कि UN में सुधार को लेकर भारत की तरफ से क्या कहा गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्थायी सदस्यता के लिए मजबूती के साथ आवाज उठाई है। उन्होंने भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के हितों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि इन देशों को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। S जयशंकर ने कहा कि इन देशों की सहभागिता के बिना उनके हितों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि UNSC में सुधार की बात होती रहती है, लेकिन इस मोर्चे पर अभी कोई खास काम नहीं हुआ है। भारत को UNSC की परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए सारे देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स के 4 मेंबर्स हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया है। रूस भी इसमें शामिल है। इन तीनों देश जिसकी हमने बात की, जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, UAE है, इन तीनों ने ही भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने का सपोर्ट किया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस भी, जो कि एक और परमानेंट मेंबर है, उसने भी भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का समर्थन दे चुका है। वो यानी कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स में से अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन की नीयत को तो हर कोई पहचानता है, और चीन का जो रुख है भारत के प्रति वो कैसा है, उसके मद्देनजर चीन है वो तैयार नजर नहीं आता। और पहले भी चीन ने कई मौकों पर भारत की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध किया है। अब माना यह जा रहा है कि चीन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, और अगर चीन अपना स्टैंड नहीं बदलता है तो इतने समर्थन के बावजूद भी भारत UNSC में परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। पहले भी सदस्यता के मुद्दे पर चीन वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, और वीटो पावर में अगर एक भी सदस्य किसी भी फैसले पर एतराज जताता है तो वो पूरा रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब ऐसे में चीन का मानना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर बाकी जो स्थायी सदस्य हैं वो अगर मान जाते हैं तो क्या चीन पर कुछ कूटनीतिक दबाव के चलते उसको वो मानने को तैयार होगा? ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो कि समझने और जानने बेहद जरूरी है। अब परमानेंट मेंबरशिप हासिल होने से फायदा क्या होगा, ये समझना जरूरी है। इसका जवाब यह है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसे वीटो पावर मिल जाएगी, और अभी तक UNSC में वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही है जो कि सदस्य हैं परमानेंट UNSC के, जिसमें चीन भी शामिल है। और वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स को UNSC के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
वीटो पावर के साथ ये भी प्रावधान है कि 5 में से एक देश भी, जैसा अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया, अगर इसका इस्तेमाल करे तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। और यही वजह है कि अब यूएनएससी में सुधार की मांग हो रही है। सर, इस पूरे मामले को अच्छे से और समझते हैं और यूएनएससी में क्या वाकई बदलाव या विस्तार किया जा सकता है, और भारत की सदस्यता को लेकर भी एक चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जानकार एम्बेसडर मंजीव पुरी साहब हैं। मंजीव जी, बहुत स्वागत आपका करते हैं इंडिया 360 डिग्री के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं, जी सर, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपना दावा पेश किया है यूएनएससी में एज ए परमानेंट मेंबर, और ये पहली बार नहीं है जब चीन, हमें मालूम है, इसमें रोड़ा अटकाने को पूरा मादा रखता है, पूरा सक्षम है। लेकिन जो बाकी जो बड़ी कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स है, जैसा अभी हम बता रहे थे, ब्रिटेन हो गया, यूएई है, फ्रांस है, इनफैक्ट इवन रूस है, वो इस पक्ष में है कि हाँ, भारत बने यूएनएससी का परमानेंट सदस्य। चीन को क्या परेशानी है? स्वाति जी, देखिए, चीन को क्या परेशानी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं मानता कि बाकी जो है वो रेडी है। ये कहने की बातें होती, ये दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जिसको कहते हैं सम्मेलन है, वो वहां की बात है। वहां पर जो लोग हैं, बोलने को बहुत चीजें लोग कहते हैं, लेकिन अगर 4 स्थायी परमानेंट मेंबर इकट्ठे होके इस प्रस्ताव को रखें वहां पर, तो मैं मानता हूं कि चीन भी उसको सोचेगा कि इसको किस तरह से इसको इस तरह मोड़ा जाए कि ये हो भी जाए और हमें भी कुछ फायदा मिल जाए। देखिए, ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और यही तो है इंटरनेशनल ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब। तो इसके लिए हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस तरह हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह हमारी भारत की प्रोफाइल दुनिया में बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील, जो और भी G4 के मेंबर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। इसकी कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये बहुत महत्व है। और जिसको कहते हैं कि आपको हमेशा कहना चाहिए कि ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी है, लेकिन कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल मामलों में पेशेंस भी चाहिए और उसके पीछे लगा रहना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि भारत को अंदर लेना संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में, ये जो आज के सदस्य हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि भारत जब अगर परमानेंट सदस्य बन जाता है यूएनएससी का, पेच हालांकि बहुत है, क्या फायदा है इसका भारत के लिए और यूएनएससी के लिए? देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूं इसके बारे में कि इंटरनेशनल गवर्नेंस जो है वो वही है जो पहले होती थी, यानी कि हेजेमनी और वगैरह। अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाए तो एक तो ऐसा है कि दुनिया के जितने सदर्न देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी भूमिका वहां पर बढ़ेगी, बहुत स्तर से बढ़ेगी, और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको आगे रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री रहेगा। ये तो रहा ग्लोबल स्थिति के तरफ। दूसरा, इट विल रिफ्लेक्ट जो चेंजिंग कंटेम्प्रेरी रियलिटीज हैं कि दुनिया का पलड़ा जो है अटलांटिक ओशन से लेके पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की तरफ आ गया, ये चीज रिकॉग्नाइज होगी। तीसरी चीज, भारत को अपने लिए लोग मानेंगे कि ये दुनिया के शक्तिशाली देशों में है, इसकी ग्लोबल डेस्टिनी है बिल्कुल वहां पर। और एक चीज नोट करिएगा, अगले साल से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के टर्म में बनेगा। हम लोग कई बार इंडिया को में इस चीज को अच्छी तरह समझते नहीं है, और ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन दुनिया के लिए अगर आप एक लिस्ट बनाएं और उसमें पहला नंबर भारत का लिखें, तो ये जरा सोचिएगा कि दुनिया के चप्पे चप्पे में बच्चा बच्चा भारत को जानेगा, और उससे भारत की भूमिका दुनिया के देशों के बीच में बिल्कुल बढ़ेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे को फायदा होगा, दुनिया को भी इसके साथ फायदा होगा। मंजीव सर, क्या ये समय आ गया है कि यूएनएससी का विस्तार किया जाए? अभी कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर तो आप में शायद बेहतर ढंग से इस पर रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे कंट्रीज हैं, अब जैसे लैटिन अमेरिकी देश हैं या अफ्रीकी देश है, कैरिबियाई देश है, इनके यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई स्थायी सदस्य नहीं है। ये भी लगातार मांग करें कि हमें भी कम से कम कुछ तो रास्ता दिया जाए। तो एक इंक्लूसिव नेचर क्या अडॉप्ट करना चाहिए यूएनएससी को? अब वक्त आ गया है कि विस्तार भी किया जाए और कंट्रीज को इसमें शामिल किया जाए। देखिए, मैं तो इस चीज को बिल्कुल मानता हूं कि इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, और ग्लोबल कंटेम्प्रेरी रियलिटीज जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन स्थिति क्या है,
कि 1945 में जो बना वो बिल्कुल वहीं स्थायी है, और वहां के जो 5 सदस्य हैं उनको ये अभी तक सूट ही कर रहा है। ये हमको मान के चलना है, क्योंकि अगर वो पूरे 5 एक तरफ अपना जोर लगा दें तो जरूर चेंज आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चेंज अच्छा नहीं है, चेंज दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, और चेंज होना। राइट सर, बिल्कुल। हम एक बार फिर से अपने गेस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये लंबे समय से मांग उठाई जा रही है कि कैसे यूएनएससी जो है उसको इंक्लूसिव बनाया जाए, बेसिकली उसको समावेशी बनाया जाए, और भी ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और भी ज्यादा कंट्रीज के कनेक्टेड जो कंट्रीज इसमें शामिल हो। इस पर सर आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, प्लीज गो ऑन। हाँ नहीं, स्वाति जी देखिए, मेरा तो ये सिंपल कहना है, हमारा G4 देखिएगा, ओके, तो कुछ कनेक्शन इशू है, नहीं बनाया गया। बिल्कुल। और ब्राजील, लैटिन अमेरिका आपने अभी बात की, और 2 कंट्री जो दुनिया में इतने शक्तिशाली हैं इकोनॉमिकली, जर्मनी और जापान, उस समय क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ये हारे थे वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो कुछ कनेक्शन इशू है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मंजीव पुरी साहब से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा यहाँ पर हो रही है कि क्या वक्त आ गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का, क्या वक्त आ गया है कि और भी ज्यादा कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो उसमें। अभी फिलहाल सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी में जो कि फैसला लेते हैं, और वीटो पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका इस्तेमाल हमने देखा यहाँ पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो उसमें भी यूएनएससी के रोल पर एक वाकई बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, जबकि रूस ने कहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेता है तो रूस वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तो भारत की स्थायी सदस्यता, कितना मजबूती से भारत ने अपनी बात सामने रखी, जो कि एस जयशंकर के बयानों से भी साफ नजर आई, और साथ ही चीन इसमें अब कितने रोड़े अटका सकता है, और क्या वक्त आ गया है कि यूएनएससी जो है उसको और समावेशी बनाया जाए। मंजीव पुरी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अब और ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से, लेकिन एक ओवरऑल व्यू हमें जरूर मिल गया इस पूरी खबर पर कि किस तरीके से यूएनएससी में सुधार पर भारत की 2 टूक यहां पर सामने आए और खुलकर उसने अपनी बात इस मंच पर रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज भारत विजय दिवस मना रहा है। पाकिस्तान पर भारत की जीत को आज 51 साल पूरे हो गए हैं, और आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। हाल ही में पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुए सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने माना था कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। हालांकि उन्होंने इस हार को पाकिस्तानी फौज की नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत की हार बताया था। रुकते हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया 360 डिग्री। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प के मामले में मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि चीन के मसले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है, लेकिन न इसे इग्नोर किया जा सकता है न ही छिपाया जा सकता है। चीन का ऑपरेशन चल रहा है, तैयारी की जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। दाएं बाएं यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ऐसे बयान से सेना का मनोबल टूटता है। जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं, ये भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें
वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। मंदी तो नहीं है मगर इसका शोर जरूर है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे स्किल और सेक्टर्स के बारे में बताएंगे जो मंदी के असर से बेअसर रहने वाले हैं। खासकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में न केवल मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले दिनों में भी डिमांड बनी रहेगी। मंदी अभी तो नहीं है, लेकिन इसे लेकर हो हल्ला अभी से मचना शुरू हो गया है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स और पेशे हैं जहां मंदी आए भी तो बेअसर साबित होगी। इस कड़ी में सबसे पहले हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। दरअसल इसे आने वाले बिजनेस का फ्यूचर माना जा रहा है। इससे पारदर्शिता के साथ बिजनेस की विश्वसनीयता बढ़नी तय है। इसके अलावा इससे बिजनेस की एफिशिएंसी में भी कई गुना बढ़ोतरी होगी, सो अलग। इसलिए ब्लॉकचेन डोमेन का अगर आपके पास टैलेंट है तो आपकी नौकरी या कारोबार मंदी की मार से बेअसर रहने वाली है। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर रिटेल सेक्टर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, डेवलपर्स या ब्लॉकचेन क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर आपकी मांग बनी रहेगी। जानकार बताते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक ब्लॉकचेन से जुड़ी नौकरियों में 804% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात डिजिटल दुनिया की करते हैं। कोरोना के बाद हर छोटे बड़े कारोबार डिजिटल बेस्ड हो रहे हैं या हो गए हैं। डिजिटल अडेप्टेशन के साथ साथ साइबर से जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों की बाजार में भारी मांग है। PwC की ग्लोबल डिजिटल ट्रस्ट इनसाइट्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते साइबर अटैकों के चलते छोटी बड़ी सभी कंपनियां साल 2023 में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बजट में 80% का इजाफा कर सकती हैं। जानकारों की माने तो पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक साइबर सिक्योरिटी डोमेन में एक्सपर्ट्स की डिमांड दुगनी से ज्यादा बढ़ी है। खासकर मौजूदा दौर में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बेहद मांग है। यानी मंदी की मार से ये क्षेत्र अभी अछूता रहेगा। मंदी के असर से बेअसर रहने वाला तीसरा अहम क्षेत्र AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री में इसकी खूब डिमांड है। गूगल असिस्टेंट हो या फिर Amazon का एलेक्सा या एप्पल का सिरी, ये सभी AI बेस्ड हैं। जब आप गूगल सर्च करते हैं या कोई बात करते हैं तो AI ही आपके रुझान से जुड़े ऐड दिखाता है। इससे जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासकर मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर की मांग आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। इसके अलावा चिकित्सा, बैंकिंग और फूड बिजनेस भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां मंदी अपना बहुत कम असर दिखा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखते हैं कि इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या रहा खास। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें देखते हैं टेक टॉप 10 में। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। WD के स्टोरेज सॉल्यूशन से लेकर एप्पल iOS 16.2 अपडेट तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या क्या हुआ लॉन्च। WD ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किए 7 नए स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। इनमें प्रो सीरीज, HDD और SSD इंक्लूडेड हैं। जी बिजनेस से खास बातचीत में WD सीनियर डायरेक्टर सेल्स इंडिया मिस्टर खालिद वानी ने कहा कि ये प्रोडक्ट्स कंटेंट क्रिएटर्स और हार्श वर्किंग एनवायरनमेंट्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इससे क्रिएटर्स को बैकअप, पोर्टेबिलिटी और रगेडनेस तीनों मिलेगी, चाहे फिल्म मेकिंग हो या मीडिया हाउसेस। ये प्रोडक्ट्स डेटा बैकअप को फुली सिक्योर रखने में केपेबल हैं। अपनी प्रीमियम A सीरीज से सोनी ने लॉन्च किए 2 साउंड बार्स, सोनी HT-A3000 और सोनी HT-A5000। इनमें है 360 डिग्री स्पेशल साउंड मैपिंग, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X। इसके साथ इनमें अप फायरिंग स्पीकर्स, 2 बिल्ट इन सबवूफर्स और 3 फ्रंट स्पीकर्स भी हैं।
अब व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के लिए भी आएगा व्यू वंस फीचर, यानी इस मोड में प्राइवेट मैसेजेस भेजकर आप डिलीट करने की टेंशन को भूल सकते हैं, क्योंकि आपका भेजा हुआ मैसेज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ये फीचर ऑलरेडी मल्टीमीडिया मैसेजेस के लिए अवेलेबल है। WA बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर पहले एंड्रॉइड बीटा के लिए ही आएगा। एप्पल ने आईफोन्स के लिए iOS 16.2 ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है, यानी अब इंडियन आईफोन यूजर्स के पास 5G सपोर्ट फाइनली आ गया है। इसके साथ इस अपडेट में एडवांस डेटा प्रोटेक्शन फॉर iCloud, एप्पल म्यूजिक सिंक, फ्री फॉर्म ऐप और लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट्स भी लॉन्च किए गए हैं। अंडर 10K में लॉन्च हुआ नोकिया C31। इस बजट स्मार्टफोन में है 6.7 इंच HD डिस्प्ले, IP52 रेटेड बॉडी और ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप विद 13 MP प्राइमरी कैमरा। इसमें बायर्स को 2 स्टोरेज ऑप्शंस और 3 कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। एसर ने भारत में लॉन्च किया अपना 16 इंच स्विफ्ट एज लैपटॉप। इस लाइट वेट लैपटॉप में है 4K OLED डिस्प्ले, AMD Ryzen Pro CPU जिसमें 4.7 GHz तक की पीक टर्बो स्पीड मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो ये 16GB LPR DDR5 रैम कपल्ड विद 1TB PCIe Gen 4 स्पेस के साथ आता है। Spotify ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से प्रीमियम मिनी प्लान ₹2 पर वीक तक में मिल सकता है, लेकिन इसमें एक कैच भी है। यूजर्स को कई चैलेंजेस पूरे करने होंगे, जिससे उन्हें 7 डेज के लिए प्रीमियम मिनी मिलेगा। ये प्रोग्राम एशिया से फिलहाल शुरू किया जा रहा है। ट्विटर ने रीलॉन्च किया ट्विटर ब्लू। अपडेटेड रूल्स के मुताबिक ब्लू टिक सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स पर होगा, वहीं बिजनेसेस के लिए गोल्डन टिक होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ब्लू टिक होगा, पर उनमें मेंशन्ड होगा कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चाइनीज ऐप टिकटॉक हो सकती है अब यूएस में भी बैन। यूएस लॉ मेकर्स ने टिकटॉक बैन करने के लिए बाईपार्टीसन बिल इंट्रोड्यूस किया है। इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी और स्पाइंग को रीजन माना जा रहा है। पिछले महीने FBI हेड ने भी कहा था कि हो सकता है इस ऐप से यूजर्स को इन्फ्लुएंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल किया जा रहा हो। इंस्टाग्राम ने रोल आउट करने शुरू किए कई नए फीचर्स। नोट्स, ऐड योर्स, कैंडिड स्टोरीज, ग्रुप प्रोफाइल्स और कोलैबोरेटिव कलेक्शन जैसे फीचर्स इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जल्द ही आएंगे। फिलहाल इनमें से कुछ फीचर्स टेस्टिंग मोड में हैं, वहीं कुछ रोल आउट कर दिए गए हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। अगर आप सोने में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके लिए सरकार एक सुनहरा मौका लेकर आई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की तीसरी सीरीज 19 से 23 दिसंबर 2022 तक खुल रही है। इस सीरीज के जरिए आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप कैसे निवेश करें, क्या इसमें निवेश के फायदे हैं, पूरी डिटेल समझते हैं मेरी सहयोगी नेहा आनंद से। देखिए, सोने में निवेश का एक बार फिर से मौका आपके सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसके वित्त वर्ष 2022-23 की जो तीसरी किश्त है वो मंडे से यानी कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाली है और 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। अब ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने सोने की कीमतों में काफ़ी एक्शन देखा है, कीमतें बढ़ी हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो ये निवेश का बहुत बेहतरीन मौका है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि अब सोने की कीमतों में यहाँ से और स्ट्रेंथ आएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,950 से $2,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और घरेलू बाजार में तो 56,000 का रिकॉर्ड लेवल भी पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको बता देते हैं। सोमवार से इसकी तीसरी किश्त शुरू होने वाली है। पूरे हफ्ते मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके पास मौका होगा। वैसे तो 24 घंटे पहले इसकी जो कीमत है वो सामने निकल कर आती है, लेकिन अमूमन यही देखा गया कि जो मार्केट प्राइस होता है उससे कुछ कम ही होती है। और अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे कैश पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप इसमें खरीदारी
खरीदारी कर सकते हैं। सेल्स चैनल है, आप NSE, BSE पर इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, डायरेक्टली आप जाइए। कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपके पास एवेन्यूज़ है जहाँ पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सालाना आधार पर 2.5% का इसमें ब्याज भी मिलेगा। हालांकि वो टैक्सेबल होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जब किस्त चली जाएगी तो इसकी चौथी जो किस्त है वो 6 से 10 मार्च के बीच में आने वाली है। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए सोने में निवेश करने का। प्योरिटी का कोई इशू नहीं है और आपको किसी भी तरह से गोल्ड को यहाँ पर फिजिकली होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक एक इंडिविजुअल है जो इसमें निवेश करके 1 साल 1 वित्त वर्ष में चल सकता है। हॉलीवुड फिल्म अवतार आज रिलीज हो गई है, वहीं बॉलीवुड फिल्म पठान रिलीज की तैयारी में है। इन दोनों ही फिल्मों से मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि मौजूदा साल यानी 2022 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा और आने वाला साल कैसा रहेगा। इस पर डिटेल समझते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए, कोविड के बाद ये पहला साल है जहाँ पे मूवी थिएटर्स जो है वो पूरी तरह से खुले रहे थे और इसका सीधा असर जो है इन कंपनियों के रेवेन्यूज़ पे हुआ है। इनफैक्ट 2022 में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 11,000 करोड़ के आसपास पहुँचने का अनुमान है, जो कि ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे है, क्योंकि 2019 में ये कलेक्शन करीब 11,500 करोड़ के आसपास रहा था। बदलाव सिर्फ एक है कि यहाँ पे नॉन हिंदी मूवीज़ का कलेक्शन जो है वो अब ज़्यादा हो चुका है। जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 2019 में हिंदी मूवीज़ का कंट्रीब्यूशन 52% था, वो अब घट के 40% हो चुका है और नॉन हिंदी मूवीज़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो अब बढ़ के 52% हो चुका है। और हो भी क्यों ना, RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा, ये तमाम वो मूवीज़ थी जिनके कलेक्शन काफ़ी बेहतर रहे थे। खासकर KGF चैप्टर 2 अगर आप देखेंगे तो 400 करोड़ से ज़्यादा कारोबार जो है इन्होंने इंडिया में किया है। RRR का भी 200 करोड़ के ऊपर का कहीं ना कहीं कारोबार था। इसके अलावा दृश्यम, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज़ जो थी उनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। और साउथ में भी अगर आप देखेंगे तो खासकर जो तेलुगु रिलेटेड फिल्म्स है या फिर तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स है उनका कलेक्शन सबसे बेहतर रहा। कुल साउथ इंडियन फिल्म्स के कलेक्शन में तेलुगु का अगर आप देखेंगे तो 22% है, तमिल का करीब 18% के आसपास का है। ये तो कलेक्शन इस साल का रहा है, लेकिन एक मूवी है जो कि मच अवेटेड है और वो है अवतार द वे ऑफ वाटर। और इससे पूरे के पूरे जो थिएटर्स हैं वो काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। इनफैक्ट पहले ही दिन अगर आप देखेंगे तो जो एडवांस बुकिंग थी वो 20 करोड़ के ऊपर की थी और ओवर द वीकेंड माना ये जा रहा है कि 100 करोड़ के ऊपर का कारोबार जो है ये मूवी जो है वो करने वाली है। और सिर्फ ये मूवी नहीं, आगे का जो लाइनअप है वो भी काफ़ी बेहतर है। दिसंबर में ही सर्कस रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा अगले साल अगर आप देखेंगे तो गटर 2, मिशन मंजू, पठान तमाम मूवीज़ है जो कि रिलीज़ होने वाली है। और इन मूवीज़ को लेके थिएटर जो है वो काफ़ी उत्साहित है और कहीं ना कहीं व्यूवर्स को जुटाने के लिए ये काफ़ी हद तक अपना मन बना चुके हैं और काफ़ी हद तक जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल्स बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रेवेन्यूज़ भी बढ़े। PVR ने देश और एशिया पैसिफिक का पहला हाई एंड इमर्सिव थिएटर स्क्रीन फॉर्मेट आइस थिएटर्स लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने PVR के चेयरमैन और MD अजय बिजली से खास बातचीत की है। So now people are back. You were asking me कि कैसा है रिस्पॉन्स साउथ में, तो बिल्कुल ही प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर आ गए हैं बिकॉज वहाँ पर 6 मूवीज़ 6 लैंग्वेजेस चलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। Whereas if you go north, west, east, of course the content unless it's dubbed is primarily English and Hindi or some local regional content, whether it's Bengali or Marathi and or Punjabi. So therefore content की जो flow है वो कम है, और शूटिंग भी काफ़ी कम हो गई थी पैंडेमिक के टाइम पे। आप कह रहे हैं साउथ में ऑलरेडी प्री पैंडेमिक बिकॉज ऑफ कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए डिमांड है, इससे आप समझ पा रहे हैं कि और वैसे भी प्री पैंडेमिक में भी वहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी, वहाँ पर एपेटाइट टू वॉच मूवीज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मूवीज दैट कम। सो 24 इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉमिसिंग। कंटेंट पाइपलाइन कैसी दिख रही है? वेरी स्ट्रॉन्ग। घर या गाड़ी के लिए, तो कारोबार के लिए चाहे लोन लेना हो, कैसे आम आदमी के लिए लोन लेना आसान हो, इसके लिए आरबीआई की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस बार बजट से बैंकिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, इस पर एक खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता है। सुनील जी, आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। यही आपसे समझना चाहेंगे, जो लोन लेने का पूरा प्रोसेस है उसे आसान और पेपरलेस बनाने के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं?
देखिए 3-4 इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो हैं वो इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। एक तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो कस्टमर को फ्री चॉइसेस देगा कि आप किसी भी बैंक में जाके और कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर आप ले सकते हैं। सो यू हैव अ चॉइस ऑफ बैंक्स बेस्ड ऑन द प्राइजेज अबाउट द टर्म्स कंडीशन। दूसरा जो उसके अंदर होने वाला है वो डिजिटल लैंडिंग। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ बैंकों ने ऑलरेडी अपना पर्सनल लोन के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय यूजिंग योर लैपटॉप और मोबाइल आप पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको रिमोट से सारे काम हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक लॉन्च किया था 59minutes.com जिससे आपको 59 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर MSME लोन भी मिल सकती है। सो लैंडिंग स्पेस में जो बैंकिंग सेक्टर है अभी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है क्योंकि पेमेंट स्पेस ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुकी है और इट इज़ गोइंग फर्दर। लैंडिंग स्पेस में अभी तेज़ी से काम हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुके हैं और आने वाले टाइम में जो बाकी के लैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिजिटलाइज हो जाएंगे क्योंकि एक इंटरफेस अवेलेबल है बिटवीन NESL जहाँ पे वो दैट हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए रिपोजिटरी फॉर डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट। तो अगर वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी है और उस एंटिटी में वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर से भी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लोन ऑनबोर्डिंग ऑफ ए कस्टमर से लेके उसकी अंडरराइटिंग, उसका डिसबर्समेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग कैन हैपन ऑनलाइन। ये टाइम आई थिंक दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हो गया है और बाकियों में तेज़ी से काम चल रहा है। इंडस्ट्री विल बी एबल टू डिलीवर इट इन अ वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। सर, बैंक कर्ज तो महंगा कर रहे हैं लेकिन हम जैसा देख पा रहे हैं कि FD की दरों में बढ़ोतरी उस गति से नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में आप इस ट्रेंड को कहां पर जाते हुए देख रहे हैं या फिर FD की दरों में क्या बढ़ोतरी आगे होने के आसार हैं? देखिए ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो उसको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में हमें देखा जाना चाहिए एंड दैट शुड बी लुक्ड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। आज की तारीख में जो हमारे इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं उसके हिसाब से जो FDR के रेट्स हैं सो दैट एनीबडी हु इन्वेस्ट इन द बैंक उसको कुछ रियल वैल्यू मिले। क्योंकि अगर 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो उसको अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंकिंग सिस्टम से तो उसको कम से कम 1% का एडिशनल वैल्यू मिल रही है ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन रेट। So since inflation was on a high side because of the spur in demand, because of the supply chain constraints, तो उसके कारण से अभी interest rates are rising. But I don't think this is going to continue for a very long time. क्योंकि gradually जो inflation है वो RBI is targeting to bring it below 5% और अगर जब वो inflation हमारा below 5% आ जाता है तो I think the interest rate scenario in deposits will moderate, but which will be good for the system क्योंकि deposits banking के लिए raw material है। तो अगर हमारे डिपॉजिट के रेट बढ़ते हैं तो हमारे लैंडिंग के भी रेट बढ़ते हैं। तो इन ए वे समटाइम्स इस इफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी बिकॉज जब लैंडिंग के रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, उसके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है और हमारे एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस। सर, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना बेहद जरूरी है, वो है साइबर फ्रॉड का मामला जो हमें मालूम है लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंक भी इसे अछूते नहीं है। अब इससे निपटने के लिए बैंक कैसे ठोस कदम उठाने की तैयारी में? देखिए, देयर इज ऑलवेज ए पीपल रिस्क इन्वॉल्व। सो जहाँ तक इंडिविजुअल्स की बात है, कोई इंडिविजुअल अगर गलत करना चाहता है तो दैन डेफिनेट क्रिएट दी प्रॉब्लम्स। पर बैंकिंग सिस्टम ने काफ़ी रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स बिल्डअप किए हैं। वी हैव गॉट ए SOC विच वर्क्स 24 आवर्स ए डे, जिसके अंदर बैंक जो है डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, बिकॉज फ्रॉडिस्टर्स जो हैं वो हमेशा जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे 2 कदम आगे होते हैं। चोर हमेशा पुलिस से आगे भागने की कोशिश करता है, तो दे फाइंड जीनियस वे। कई बार वो बोल देते हैं कि आपका बिजली का जो बिल है वो आपने जमा नहीं कराया है और आप आज शाम तक इस लिंक को करके और पैसा जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारी बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वो उस लिंक पर जाते हैं और अपने सारी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं एंड देन दे गेट डिफ्रॉडेड। इसी तरह से वो KYC के नाम पे भी बहुत से लोग फ्रॉड की करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है इस समय कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करने की। बिल्कुल सर, अवेयरनेस सब स्तर पर होने बेहद ज़रूरी है। एक और इनफैक्ट मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जो केंद्र सरकार की जनधन स्कीम है वो काफ़ी हिट रही है, लेकिन इन खातों में जो रकम पड़ी है ये समझना ज़रूरी है, उस पर बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए कोई ख़ास स्कीम की तैयारी की जा रही है?
देखिए, जनधन के बारे में शुरू में सबको ये गलतफहमी थी कि ये बहुत लास्ट माइल लोगों का अकाउंट है और पैसा नहीं होगा। और आज जो जनधन की पोजीशन है, आई थिंक जो लास्ट माइल है उसकी सेविंग कैपेसिटी ज़्यादा बेटर है, और वो बैंकों के अंदर जो इस समय अमाउंट रिफ्लेक्टेड है इन लैक्स ऑफ करोड़ इट इज़ अवेलेबल, जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर है वो सिर्फ जनधन खातों का है। तो आज हमारे पास 26 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसका डिपॉजिट्स भी बैंकिंग सिस्टम के पास में है। तो जनधन तो बेसिकली कासा के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हुआ है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दी लास्ट माइल। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक में भी घर बैठे लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले गए और वो उन्होंने अपने ATM से विड्रॉ कर लिए या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू पेमेंट्स कर लिए। तो वो जो कन्वीनियंस हुई है, दैट वाज बिकॉज दे वर हैविंग द बैंक अकाउंट व्हाइल द जनधन कैंपेन वाज गोइंग ऑन। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा, बजट आने वाला है, हर सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, बैंकिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, एवरीबडी एक्सपेक्ट फ्रॉम बजट कि टैक्सेस कम कर दीजिए, एंड IBA हैज़ ऑलरेडी पुट अप डिमांड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक चीज़ जो हमने कही है कि राइट नाउ देयर इज़ आर्बिट्रेज अवेलेबल बिटवीन द बैंक FDRs एंड द स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो उस आर्बिट्रेज का कुछ बेनिफिट बैंकिंग सिस्टम को देने के हिसाब से हमारे पास जो 5 लाख तक की FDRs हैं उसको अगर टैक्स फ्री के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा कि अगर वो बैंक में अपना डिपॉजिट्स रखते हैं तो दे कैन गेट द टैक्स बेनिफिट। और बाकी तो लेट अस सी। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं। और पहली खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के कई ऊर्जा केंद्र और अहम इमारतें तबाह हो गई हैं। खबरों के मुताबिक रूस की तरफ से ये सभी हवाई हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से खार्किव में हुए हैं। रूसी हमलों के कारण खार्किव और सुमी के इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल अटैक से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसके मलबे में अभी लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के सेलांगर शहर में हुई लैंडस्लाइड में 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूस्खलन की इस घटना में 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक मलबे से 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबरों में कहा गया है कि मारे गए लोगों में एक 5 साल का बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई लोग अभी भी मलबे में हैं। इन्हें ढूंढने के लिए लगभग 400 पुलिस वालों को लगाया गया है। फ्रांस के लियोन शहर के पास एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 5 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी देते हुए लियोन क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर करीब 170 दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग आज एक 7 मंजिला आवासीय इमारत में लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग देखते ही देखते तेजी से फैल गई। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बाढ़ से निपटने में नाकामयाब रहने के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है और उनसे आर्थिक मदद की गुहार लगाई। खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क में UN चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मदद करना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं मिल पाई है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। बच्चों में डायरिया का खतरा इससे बढ़ गया है। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसी ही एक घटना अफ्रीकी देश युगांडा में घटी जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ एक हिप्पो 2 साल के बच्चे को निगल गया। 5 मिनट तक बच्चे को मुंह में रखने के बाद हिप्पो ने उसे वापस बाहर फेंक दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चा जब हिप्पो के मुंह से बाहर निकला तो जिंदा था। खबरों के मुताबिक 2 साल का पॉल एक लेक के किनारे खेल रहा था। तभी अचानक एक हिप्पो पानी से बाहर आया और उससे निगल लिया। स्थानीय लोगों के हिप्पो पर पत्थर फेंकने के बाद उसने बच्चे को मुंह से बाहर फेंका। तो इंडिया 360 डिग्री के आज के इस शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस। Thank you.